तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया व्लॉग। इस व्लॉग में आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप के कौन-कौन सी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं अपने वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो कि टियर 4 वीज़ा जिसको कहा जाता है। तो उसके लिए कौन-कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं और यूनिवर्सिटी आपसे क्या-क्या माँगती है, क्या-क्या आपको यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट योर कैश लेटर जो कि कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस से। मैं जब आया था 2022 में तो उस टाइम फ़ीस क्योंकि कम थी, इन्फ्लेशन नहीं थी और गवर्नमेंट भी उस टाइम चेंज नहीं हुई हुई थी। तो अब जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है। जब मैं आया था तो तब फ़ीस थी अराउंड £18,000 बट इट हैज़ बीन इंक्रीज़ टू 22,000 pound for the University of Bradford. I don't know about the other universities, but you can check it on their website because all the information is available over there. उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी उसके बाद आपके अगर एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आप शुरू करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ शुरू करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, तो उसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है थ्रू कंसल्टेंट। अगर क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगा आप कंसल्टेंट यूज़ करें क्योंकि उनके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ का डेटा होता है और वो आपको एक अलग से अच्छी गाइड अच्छी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के लिए करते हैं तो उसमें वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे इन द एप्लीकेशन प्रोसेस जिसमें आपको शो करवानी पड़ती है अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह। अगर आपने ओ ए लेवल्स किया तो ओ ए लेवल्स का रिज़ल्ट आपको दिखाना पड़ता है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड को। अच्छा, इसमें एक और भी फ़ायदा ये है ओ ए लेवल्स करने का कि क्योंकि आप अगर ओ लेवल्स में अगर आपने इंग्लिश की हुई है तो यू डोंट हैव टू गिव आइल्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन अ इंग्लिश एग्जाम इन ओ लेवल्स. So for that, university will not ask you for in order to give IELTS in order to get you through the application process. तो उसमें आपको थोड़ा सा आइल्स का टाइम बच जाता है अगर आपने ओ लेवल्स में जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो क्योंकि मैंने ओ लेवल्स में इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया हुआ था तो मेरा जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी ने मेरे से आइल्स की जो है डिमांड नहीं की और उन्होंने वही इंग्लिश का एग्ज़ाम जो मैंने दिया हुआ था उसी को कंसिडर किया और उसी पे मुझे आगे वो लेके चले इन दी एप्लीकेशन प्रोसेस। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन प्रोसेस पे आप क्या आ जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसको यूनिवर्सिटी फिर है रिव्यू करती है, उस पे वो ले लेते हैं अराउंड 3 टू 4 वीक्स। बट इट्स बेटर टू चेज़ देम बैक। आप उनसे पता कर सकते हैं कॉल करके उनके लैंडलाइन नंबर्स पे और उससे जो है आपकी इन एप्लीकेशन जो है वो जल्दी रिव्यू कर सकते हैं। वो चांसेस होते हैं जल्दी रिव्यू करने के अगर आप उस पे बार बार उनसे पता करें तो 3 टू 4 वीक्स वो होते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। इंटरव्यू की कॉल पे आपको वो बता देते हैं कि इस तारीख को इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। मेरा भी इसी तरह सारा प्रोसेस हुआ था। तो इंटरव्यू के बाद जो है आपसे वो आपको बताते हैं विदिन अ वीक आपको बता देते हैं कि आप इंटरव्यू में पास हुए थे या नहीं हुए थे। अच्छा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन वो पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमने क्या बोलना है, उधर यूनिवर्सिटी भी हमसे ऐसा क्वेश्चन ना करे। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन वो पूछते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे से पूछा था कि आप ब्रेडफोर्ड में आ रहे हैं, आपको ब्रेडफोर्ड का क्या पता है, आपको ब्रेडफोर्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें पता है, ब्रेडफोर्ड की हिस्ट्री क्या है, उसके अलावा जो है आपका आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपने फ्यूचर में क्या करना है, आप यूके में रहना चाहते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करके रहना चाहते हैं तो कैसे रहना चाहते हैं। तो ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। उसके अलावा ये भी उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से होती है लेकिन वो फिर से आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि कहीं कोई डिफरेंट स्टेटमेंट ना दे दे स्टूडेंट इन ऑर्डर टू चेक कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो ये वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर यूके में आ रहे हैं तो आपको फ़ंड कौन करेगा। मेरे केस में मेरे फादर थे तो मैंने कहा कि मेरे फादर मुझे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि किस तरह करेंगे, तो ये आपने बताना है कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं जो जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू पे योर फीस। उसके अलावा जो है अब यूनिवर्सिटी का प्रोसेस हो गया। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी विल सेंड यू अनदर ईमेल स्टेटिंग दैट यू हैव टू पे एन इनिशियल डिपॉजिट इन ऑर्डर टू गेट योर कैश जो कि कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, जिस तरह मैंने भी बताया पहले भी बताया था। तो उसके लिए इनिशियल डिपॉजिट जब मैं आया था 2022 में तो मेरे से यूनिवर्सिटी ने मांगा था अराउंड £2,000। बट अब जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड का इनिशियल डिपॉजिट इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने और वो कर दिया मिनिमम ऑफ 50% ऑफ योर फीस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 20,000 है तो आपसे वो 10,000 इनिशियल डिपॉजिट मांगेंगे, वो आपको जमा करवाना पड़ेगा और ये रिफंडेबल होता है इन केस अगर आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं वीज़ा प्रोसेस जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है।
तो ये आपने इनिशियल डिपॉज़िट जमा करवाना है यूनिवर्सिटी को इन ऑर्डर टू गेट योर कैश। उसके बाद आपका कैश आ जाता है इनिशियल डिपॉज़िट के बाद। कैश के बाद आगे आपका शुरू होता है जी प्रॉपर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ मेंशन कर दूँ इसमें, जो कि है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है बैंक स्टेटमेंट क्यों शो करवानी है। तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए शो करवानी होती है कि होम ऑफिस जो है वो कंफर्म करना चाहता है कि ये जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है ये जेन्युइन स्टूडेंट है, और इसके पास जो है इतने ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि वो अगर बैचलर्स पे आप आते हो तो आपको फर्स्ट पहले साल के एक्सपेंसेस और पहले साल की फ़ीस, वो वाली फ़ीस जो आपने इनिशियल डिपॉज़िट दे दिया उसके बाद जो बकाया बची है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 आपकी बची है फ़ीस, तो आपको वो 10,000 अपने अकाउंट में शो करवाने पड़ते हैं, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवा लें, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हैं। तो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवा के तो आपने ये 28 डेज़ आपने ये अपने अकाउंट में रखने हैं बिफोर यू कैन सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करें तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो 28 डेज़ बिफोर की, मतलब 28 डेज़ से आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है एक और चीज़ भी है बैंक स्टेटमेंट में जो आपने शो करवानी पड़ती है यूनिवर्सिटी फ़ीस के अलावा, और वो ये चीज़ है कि आपने अपनी लिविंग कॉस्ट भी दिखानी होती है होम ऑफिस को। और ये सारे अगेन स्टेप्स हैं जिसमें होम ऑफिस आपसे कंफर्म करना चाहता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, आपके पास स्पॉन्सर है प्रॉपर, जिसकी वजह से आप यूके में आ रहे हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उस फीस का। तो उस फीस में जो है सॉरी लिविंग कॉस्ट का, तो लिविंग कॉस्ट जो है फॉर एग्जांपल अगर आप यूके लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो लंदन क्योंकि एक एक्सपेंसिव एरिया है तो इस वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ यूके ने उसका एस्टीमेट जो है टोटल लिविंग कॉस्ट का वो थोड़ा सा हाई रखा है बाकी एरिया से जो कि आउटसाइड ऑफ लंदन है। तो वो अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो इसमें आपकी लिविंग कॉस्ट आपने जो शो करानी है फॉर 1 मंथ 1483 पाउंड्स, ये एक महीने की, और आपका कोर्स ड्यूरेशन 9 मंथ्स का होता है, मोस्टली मास्टर स्टूडेंट्स का 9 मंथ्स का होता है। तो उन्होंने 9 मल्टीप्लाई बाय अगर आप इसको 9 कर लें 1483 को, तो ये आपको टोटल कॉस्ट बन जाती है 13,347। ये कॉस्ट और प्लस आपने जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है फॉर द फर्स्ट ईयर वो आपने शो करवानी पड़ती है। अच्छा, बैचलर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी यही फ़ायदा है कि उन्होंने भी अगर लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में लिया है तो उन्होंने फर्स्ट 9 मंथ्स की ही लिविंग कॉस्ट शो करवानी है। ऐसा नहीं होगा कि होम ऑफिस आपसे कहे कि आपने पूरे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, जितनी भी आपकी कोर्स ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स है, 4 इयर्स है, अगर आप सैंडविच ईयर में आते हैं, और अगर आप किसी और डिग्री में है जिसकी 4 इयर्स फुल टाइम है, तो उसकी आपको टोटल कॉस्ट शो करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। होम ऑफिस सिर्फ आपसे पहले 9 मंथ्स की कंफर्मेशन लेता है कि आपके पास पैसे हैं, आप 9 मंथ्स सर्वाइव कर सकते हैं यूके के अंदर, और आपके पास फ़ीस भी है, आप फर्स्ट ईयर एटलीस्ट गुजार सकते हैं यूके में। उसके अलावा अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन देखें तो ये कॉस्ट थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, और इट हैज़ बीन रिड्यूस टू लाइक हंड्रेड्स ऑफ पाउंड, देयर इज़ 100 पाउंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग कॉस्ट इन लंदन एंड आउटसाइड ऑफ लंदन, क्योंकि बाहर जो एरिया हैं लाइक मैनचेस्टर हो गया, लीड्स हो गया, बर्मिंघम हो गया, वो थोड़े एज़ कम्पेयर टू लंदन सस्ते हैं। तो उन एरियाज़ की कॉस्ट आ जाती है 1136 पाउंड फॉर 1 मंथ, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन 9 मंथ्स है तो 9 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें 9 मंथ्स के साथ तो ये आपकी टोटल बन जाती है 10,224 पाउंड्स, और प्लस आप जो रिमेनिंग फ़ीस आपने रहती है आपकी इनिशियल डिपॉजिट के बाद, वो आप ऐड करके अपनी बैंक स्टेटमेंट में डाल दें, अपने बैंक अकाउंट में डाल दें, और 28 डेज़ तक वो आपके अकाउंट में रहे। 28 डेज़ से ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 28 डेज़ जो है आपने शो करवानी पड़ती है। इससे ज़्यादा आप 3 महीने की शो करा दें, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन बाय द टाइम आप वीज़ा एप्लीकेशन डालें तब तक आपके अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए, और जब तक वो मतलब होम ऑफिस जो है आपकी या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कभी कभी वो रिव्यू भी करते हैं आपके बैंक से रब्ता करके, तब तक जब वो रिव्यू कर रहे हों तो उस टाइम बैंक कहे कि इस अकाउंट में इतने पैसे हैं जितने शो करवाए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वीज़ा प्रोसेस की। उसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट के अलावा एक और चीज़ भी है, कॉस्ट जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अब उन्होंने ज़्यादा कर दी क्योंकि जब मैं 2022 में आया था तो उस टाइम एज़ कम्पेयर टू टुडे वो कम थी। तो उसमें आ जाती है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आप वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो आपके होम ऑफिस रिव्यू करता है तो उसकी वो एप्लीकेशन फ़ी लेता है, और ये जो है अब जो मैं कॉस्ट बताने जा रहा हूँ ये नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फ़ी भी नॉन रिफंडेबल है,
उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी अगर 490 पाउंड्स ये है। उसके अलावा जो है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है जब मैं आया था तो ये अराउंड 400 500 इतना कुछ था, और अब इन्होंने फरवरी 2024 में इंक्रीज़ किया है, क्योंकि ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया था। इनका कोई एनएचएस का मसला था, एनएचएस इनका डाउनफॉल पे जा रहा था, तो उस वजह से इन्होंने इंक्रीज़ करके 1035 पाउंड्स फॉर ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग टू यूके ऑन स्टूडेंट वीज़ा, और जिन्होंने मतलब पीएसडब्ल्यू भी लेना है उनके लिए, सबके लिए इंक्रीज़ करती थी, वर्क वीज़े वालों के लिए भी। तो 1035 ये कर लें आप एक साल का। अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो 1035 एक साल का देना पड़ेगा। अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं तो 1035 को आप मल्टीप्लाई कर लें 3 या 4 ईयर्स, जिस जिस तरह आपकी कोर्स ड्यूरेशन है जितने साल की। तो इसको अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अब की तारीख, आज की तारीख में बन जाता है 3105 पाउंड्स। बट ये मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ सालों में ये और इंक्रीज़ करेंगे इस कॉस्ट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यूके में, और ये एक न्यू वे ऑफ मेकिंग मनी है फॉर द यूके गवर्नमेंट। तो इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको इंक्रीज़ किया है। उसके अलावा जो है ये थोड़ी सी बेसिक कॉस्ट हैं, उसके अलावा थोड़ी सी अपॉइंटमेंट फ़ीस भी आपसे वो चार्ज करेंगे, उसका आप गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे चेक कर लें। और अगर आप, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने सितंबर इनटेक में आना है, जनवरी इनटेक में आना है, और आपकी एप्लीकेशन तो है वो थोड़ी लेट है, तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी फ़ीस भी देनी पड़ती है। तो इसमें आप होम ऑफिस आपका जो है वो वीज़ा जल्दी से रिव्यू करे, उसकी भी कोई कॉस्ट आ जाती है अराउंड 200 पाउंड्स में भी। बट आप इसको डबल चेक कर सकते हैं, और ये जो सारे मैंने आपको फिगर्स बताए हैं ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, किसी और वेबसाइट पे ना जाएगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो, कोई डेटा जो है वो पुराना भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ यूके के पास जो डेटा है, उनकी जो वेबसाइट पे जो डेटा है वही लेटेस्ट डेटा होता है, और उसी को फॉलो करके आप अपना प्लान बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसमें आ जाता है जी, अब आपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करना क्या उसमें करना क्या है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो उसमें मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपने कंसल्टेंट के पास जाएँ, ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएँ जो आपसे पैसे ना ले, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना आपके खर्चे चल रहे हैं, तो आप कंसल्टेंट की फ़ीस बचा सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जिनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि प्रमोशन हो जाएगी। तो उसमें आप बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट काम करते हैं, और वो बजाय आपसे पैसे लेने के वो यूनिवर्सिटी से पैसे लेते हैं, और यूनिवर्सिटी उनको अच्छे खासे पैसे दे देती है। तो आपका वो सारा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फिल करने होते हैं सारा कुछ। तो वो सारा उन पे होता है, और आपको उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ते सिवाय कि यूनिवर्सिटी फ़ीस जो आपने देनी है, और उसके साथ साथ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है यूके में आने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो उस पे रिस्ट्रिक्शन क्या होगी। तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, बेसिक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो 20 आवर्स आपको वर्क अलाउ होता है। 20 आवर्स वर्क में आपने, ये मतलब है कि 20 आवर्स पर वीक। तो इनका वीक जो है यूके में आपका जो वीक शुरू होगा मंडे को शुरू होगा और संडे को ख़त्म होगा। तो इस तरह शुरू होता है, और ये होम ऑफिस का डेटा है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट से। और इस वीक में आपने सिर्फ 20 घंटे काम करना है। अब ये भी मैं बताऊंगा किस टाइम में जो है आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अपने अगले व्लॉग में आपको इन डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप फुल टाइम काम करके कुछ ना कुछ अपनी फ़ीस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बजाय कि अपने पेरेंट्स पे आप बर्डन डालें। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो आपको मैंने बतानी थी। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप यूके आते हैं तो यूके आके आपने किन किन चीज़ों के लिए अप्लाई करना है, ताकि आप उन लीगल जॉब्स आप जल्दी से जल्दी कर सकें। तो ये सारा आपको डिटेल में बताते जाएंगे अपने नए व्लॉग्स में, और उसके साथ साथ आपको गाइड भी करते जाएंगे। लाइफ इन द यूके का भी बताएंगे कि ज़िंदगी कैसी है यूके में। थोड़ा बहुत फ़न भी होगा मेरे व्लॉग्स में, और उसके साथ साथ आपको थोड़े से इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी मिलेंगे ताकि आपके लिए कोई आसानी हो और आपको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से प्लान करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ओ लेवल्स में हैं और अभी से आप सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको पता होगा चीज़ों का, आप सर्च करते होंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और
उसमें आपको टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाता है, उसमें आपको चॉइसेस भी मिल जाती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, कौन सा एरिया लेना चाहिए। और इसका भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि लंदन ही है, लंदन में ही जाना है। लेकिन लंदन से बाहर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी लिविंग कॉस्ट भी कम होती है और आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार सकते हैं, बजाय इसके कि आप लंदन में रहें और सेंट्रल लंदन में भी ना रहें और आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो और आप मुश्किल से मैनेज कर रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी भी तो बंदे ने एंजॉय करनी है। अगर आपका 3 साल का है तो 3 साल आप बिल्कुल वैसे घुट घुट के ज़िंदगी भी तो नहीं गुजार सकते। सिर्फ ये ड्रीम है कि लंदन में रहना है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाद में भी लंदन में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा ताकि आपके लिए डिसीजन मेकिंग में आसानी हो और आप एक राइट डिसीजन ले सकें। और जो हम जैसे स्टूडेंट्स जो पहले आए हैं, हमने जो गलतियाँ की हैं, उनसे आप सीखें और आपके लिए ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो लंदन में या यूके में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में जैसा कि आपको पहले बताया, आपको गाइड करेंगे कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें करनी हैं यूके में आके, और ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी लीगल जॉब कर सकें। और यही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उस टाइम कंसिडर नहीं करते पाकिस्तान में, लेकिन हम जब यूके आते हैं तो हमें बहुत सारा शौक मिलता है और हमें कोई बताने वाला, गाइड करने वाला सही से नहीं होता, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता कि करना क्या है। हम इस फेज़ से गुज़रे हुए हैं, तो इसलिए आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको बताएँगे, थोड़ा-सा फ़न एंटरटेनमेंट भी आपको देंगे, यूके की लाइफ़ का भी बताएँगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके लिए बहुत आसानी करेंगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द यूके। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी सुनने